दोस्तों नमस्कार। हमने शुरू किया है लोक देवताओं का एक श्रृंखलाबद्ध अध्ययन। कल हमने जाना कि लोक देवता क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण किया। वर्गीकरण में हमने जाना कि कितने टाइप के लोक देवता होते हैं और उसमें सबसे प्रमुख टाइप के जो लोक देवता होते हैं उनको बोला जाता है पीर। और 5 पीरों के नाम जाने और उनमें से पहले जो पीर हैं, जो राजस्थान के सबसे ज़्यादा बड़े लोक देवता माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा फेमस लोक देवता माने जाते हैं, रामदेव जी, उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। आज हम दोस्तों दूसरे पीर, दूसरे लोक देवता के बारे में अध्ययन करेंगे और वो और कोई नहीं दोस्तों, जिनकी फड़ पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, सबसे ज़्यादा प्रचलित है, उनकी फड़ जो है वो देव हैं हमारे पाबूजी राठौड़। उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ जो है, इनकी कथाएं आपने कहीं ना कहीं तो सुनी ही होगी, गीत तो सुने ही होंगे, क्योंकि केसर कालवी जो इनकी घोड़ी थी उनके बारे में, देवल चारनी के बारे में और पाबूजी राठौड़ और फिर उनके बहनोई के साथ जो इनके युद्ध हैं, वो कथाएं हमारे मारवाड़ में तो बहुत ज़्यादा, हर भजन संध्या में एक न एक गीत तो पाबू राठौड़ का होता ही होता है। ठीक है, पूरी ने पूनम री रे रात, मतलब रात भी ऐसे याद की जाती है, लेकिन यहाँ पे ये भजन में जो पूरी ने पूनम की रात है, इससे ये मत सोचना कि पूरी ने पूनम से कोई पाबूजी का लिंक है। पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों देखिए, पाबूजी राठौड़ के बारे में जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा इनके जन्म स्थान की तरफ। और इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ था दोस्तों कोलूमंड गांव। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? कोलूमंड गांव। और दोस्तों ये कोलूमंड गांव जो है ये पड़ता है फलोदी जोधपुर के अंदर। कहाँ पे पड़ता है? जोधपुर के अंदर। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जोधपुर से और राठौड़ से हमें कुछ याद आ रहा है कि जोधपुर के अंदर तो राठौड़ों का राजवंश है। और आपको जानकर हैरानी भी नहीं होनी चाहिए कि जो पाबूजी राठौड़ हैं ये राजघराने से ताल्लुक रखते थे। जो जोधपुर के महाराजा थे उनके छोटे भाइयों की ये संतान है। ठीक है दोस्तों, तो जो पाबूजी राठौड़ है उनका जन्म जो है वो कोलूमंड गांव में हुआ था। अब कोलूमंड के अंदर हम गए और वहां के बड़े बुजुर्गों से पूछा तो किसी को याद ही नहीं है कि किस तिथि को इनका जन्म हुआ था। हाँ, साल सभी बता देते हैं और बड़े बुजुर्गों को अपने वाली अंग्रेजी सन तो याद नहीं रहती, उन्होंने विक्रम संवत मेरे को बताई है और वो है दोस्तों 1296 1296। विक्रम संवत 1296 को इनका जन्म माना जाता है। और इससे फिर मैंने 57 साल कम कर दिए और शक संवत निकाल दिया 1239। बिल्कुल दोस्तों, शक संवत 1239 को इनका जन्म हुआ था। इतना तो पता चल गया। अब हम जान लेते हैं कि इनके पिताजी कौन थे, इनकी माताजी कौन थी और आगे क्या क्या पाबूजी राठौड़ के महान कारनामे हुए हैं, वो हम सब देखते हैं। अब यहां ध्यान रखिए, हमें तिथि याद नहीं है, लेकिन एक तिथि आती है, वो है दोस्तों क्षेत्र अमावस्या। ये आपको याद रखना है, क्षेत्र अमावस्या। ये जो क्षेत्र अमावस्या है, इसी दिन इस कोलूमंड गांव में पाबूजी राठौड़ का जो मंदिर बना हुआ है वहां पे मेला भरता है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तिथि का कोई ना कोई तो पाबूजी राठौड़ से ताल्लुक होगा। इसीलिए मैंने बोला था कि पूरी ने पूनम की रात में, ये पूनम से आप जोड़ मत देना कि पाबूजी राठौड़ का कोई लेन देन होगा, क्योंकि पाबूजी का राठौड़ का तो लेन देन अमावस्या से है, पूनम से नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो या तो इस तिथि को इनका जन्म हुआ है या फिर इन्होंने इस तिथि को वीरगति को प्राप्त किया है, क्योंकि वीरगति भी इन्होंने किस तिथि को प्राप्त किया ये भी कहीं पे भी प्रमाण नहीं मिलता। ऐसे मन से तो मन घड़ी बात मैं भी कर दूं, ऐसे तो चलेगा नहीं ना। तो ये ध्यान रखना है कि इनका मेला कौन सी तिथि को भरता है? क्षेत्र महीने की अमावस्या को। ठीक है दोस्तों, अब इनके जो पिताजी हैं, बड़े बुजुर्गों से पूछा तो उन्होंने बोला कि इनके पिताजी हैं वो थे धांधल जी। कौन थे दोस्तों? धांधल जी। बिल्कुल, धांधल जी के घर पे पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ था। और ये किस राजवंश से आते हैं? राठौड़ थे। तो इनकी गोत्र हुई राठौड़, जाति हो गई दोस्तों राजपूत।
अब धांधल जी के घर पे इन्होंने जन्म लिया। माता का नाम मैं भी बाद में बताऊंगा, क्योंकि एक छोटी सी कहानी है जो आपको बताना जरूरी है। कहते हैं कि धांधल जी एक रात को भ्रमण पे गए और वहां पे उनको परी दिख गई। अब परी अगर किसी को दिखाई दे जाती है तो फिर वो वापस आसमान में नहीं जा पाती, तो इसीलिए परी ने कुछ शर्तों के साथ धांधल जी से ब्याह कर लिया। अब उन परी से बाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ था। अब परी ने एक शर्त रखी थी कि आप जब भी मेरे महल में आओ तब वो जो ऐसे करके आना है। एक दिन ये सीधे चले गए तो उन्होंने देखा कि बाबूजी राठौड़ को जो है ये जो परी थी वो शेर की रूप में दुग्ध पिला रही थी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में धांधल जी ने देख के वो डर गए। तो परी ने बोला कि तेरे मेरे वसन यहीं पे समाप्त। और समाप्त और परी तो जाने लगी, लेकिन उन्होंने बोला कि देखो धांधल जी, आपने तो अपना वसन भंग कर लिया, पर मैं तो माता ठहरी, इसीलिए मैं वापिस आऊंगी। आपको तो छोड़ के जा रही हूं, लेकिन बाबूजी राठौड़ को नहीं छोड़ सकती। इसीलिए उन्होंने बोला मैं केसर कालवी का रूप लेके इस संसार में फिर से आऊंगी घोड़ी, और भले ही मैंने अपने बेटे को बड़ा तो नहीं कर पाई, लेकिन अपने बेटे को मेरे पीठ के ऊपर बैठा के मैं इसको युद्ध भूमि में विजय दिलाऊंगी। इसीलिए कालांतर में आगे जाके यही परी रूपी जो इनकी मां थी बाबूजी राठौड़ की, वो केसर कालवी बन के आएगी। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, ये तो थी परी वाली बात, लेकिन ऐसे किताबों में हमें पता चलता है कि इनकी जो माताजी, जो नॉर्मल माताजी हैं, वो थी कमला दे। कौन थी दोस्तों? कमला दे। कहीं पे कमल दे भी मिलता है, कमला दे कमल दे एक ही बात है। ये जो दे है, ये देवी दे पहले शॉर्ट नेम लिखा जाता था हर चीज में। ठीक है, आप भी अगर अपने पौराणिक नाम देखोगे तो उसमें पीछे ऐसे सिंह नहीं मिलते थे। आज की टाइम में अपन कुमार, राम वगैरह लगाते हैं, पहले सीधा सा नाम होता था, जैसे राव जोधा, राव सिंहा, ऐसे। ठीक है, अब हम बोलते हैं महाराणा प्रताप सिंह, लेकिन पहले महाराणा प्रताप ऐसे शॉर्ट नेम ही होता था, जैसे राणा सांगा। तो इसी टाइप से कमला दे। ठीक है, अब एक चीज और, वैसे तो बाबूजी राठौड़ की कहानी में हम आगे पढ़ लेंगे, लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि इनकी पत्नी जो है उनका नाम था फूलम दे। क्या नाम था दोस्तों? फूलम दे। उनकी जो पत्नी है उनका एक और नाम माना जाता है, और ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में यही आता है, सुप्यार दे, कि बाबूजी राठौड़ की पत्नी का क्या नाम है? तो सुप्यार दे। ठीक है दोस्तों, अब आपको जानकर और एक लिंक बनाएंगे हम कि रामदेव जी का भी विवाह कहाँ हुआ था? अमरकोट में। बाबूजी का भी विवाह कहाँ हुआ? अमरकोट में। तो दो पीर एक प्रकार से देखें तो अमरकोट में ही शादी किए थे। ये भी अमरकोट में ही शादी करते हैं, और वहां के राजा थे उस टाइम सूरजमल सोढ़ा। कौन थे? सूरजमल सोढ़ा। आपको ध्यान होना चाहिए, अमरकोट, उमरकोट जो अभी पाकिस्तान में है। ठीक है दोस्तों, और आज भी वहां पे सोढ़ा राजवंश है। ठीक है, तो ये तो दोस्तों इनके परिवार की हमने बातें कर ली। अब हम आगे बात करते हैं कि इन्होंने कुछ सहयोगी बनाए, अपने सहयोगी जो इनके साथ चलते हैं, जिनको हम सेनापति भी बोल सकते हैं, और उनमें विशेष तौर पे 5 नाम निकल के आते हैं। 1 2 3 4 5 5 नाम लिख लूं मैं यहाँ पे। पहला है चांदा। कौन है? चांदा। दूसरा है डेमा। ठीक है दोस्तों। तीसरा है हरमल, हरमल। और चौथा है सलजी, और 5वां है सावंत जी। ठीक है, ये 5 मुख्यतः, ये 2 हैं, ये आपको याद रखना है। अगर आपको तीसरा और घुसाना ही है मुख्यतः, तो हरमल जी को घुसा देना। ठीक है, ये याद करना ही आपको, नहीं करोगे तो चलेगा नहीं। फिर हर चीज ऐसे शॉर्टकट तो होती नहीं है। याद रखना दोस्तों, शॉर्टकट के पीछे तभी भागो जहां का रास्ता आप पहले से जानते हो। अगर मेरे को भिनमाल से जालोर जाना है, शॉर्टकट रास्ता नहीं पता है, तो मैं लॉन्ग हाईवे पे ही चलूंगा। अगर शॉर्टकट नहीं देखा, मैं बीच में गया, आगे खड्डा आ गया, तो इसलिए शॉर्टकट पकड़ने की आदत मत डालो। हमेशा लॉन्ग चलो। जब तक दिमाग में हर चीज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, आगे नहीं बढ़ना चाहिए।
यहां तक समझ में आ गया आपको। अब देखिए इन्हीं के पास में मैं कुछ लिख देता हूं कि पाबूजी राठौड़ के कुछ उपनाम, इनके उपनाम क्या है। तो देखिए इनको हाड़ फाड़ के देवता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाड़ फाड़ के देवता। देखो पाबूजी राठौड़ लड़ाई करने में उस्ताद थे, तो इससे आप याद रख सकते हो फाड़, लेकिन हाड़ फाड़ के देवता इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसानों के देवता हैं, ये याद रखना, ठीक है। दूसरा दोस्तों, इन्होंने राजस्थान यानी कि मारवाड़ में सबसे पहले अगर ऊंट कोई लेके आया था तो वो पाबूजी थे, इसीलिए इनको ऊंटों का देवता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऊंटों के देवता। अपने राजस्थान के अंदर जितने भी पीर हुए हैं उनमें एक गुण अच्छा था कि वो सब डॉक्टर थे। अगर रामदेव जी को देखते हैं तो वो डॉक्टर एक्सपर्ट किस बात में थे? स्पेशल डॉक्टर, कोई एमबीबीएस नहीं, उनके पास विशेष डिग्री होती है, सर्जन है सारे के सारे। जैसे कि कुष्ठ रोग के निवारक देव रामदेव जी, वैसे ही ये प्लेग रोग के देवता माने जाते हैं। अगर इंसानों को प्लेग रोग हो जाता है तो किस देवता के पास जाएंगे हम? पाबूजी के पास जाएंगे। अगर ऊंटों को एक बीमारी होती है जिसका नाम है सर्रा, क्या है? सर्रा। अगर ऊंटों को सर्रा की बीमारी हो जाए तो फिर सीधे चले जाओ पाबूजी राठौड़ के मंदिर में, फट से उनकी फड़ गालो, उनकी फड़ गाते ही सीधे वो ऊंट ठीक हो जाता है, नहीं तो सर्रा में तो ऊंट मर जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा गो रक्षक गायों के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे है, आपको इनकी पूरी स्टोरी बताएंगे। पहले पहले इनके बारे में कुछ आप जान लो जितना हमें जानना जरूरी है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इनके जो घोड़े का नाम है, तो घोड़ा इनके पास नहीं था, इनके पास थी घोड़ी, और उसका नाम क्या था? केसर कालवी। क्या नाम था दोस्तों? केसर कालवी। आपको मैंने बताया ये इनकी माता, जो परी वाली माता थी वो है, ठीक है। और केसर कालवी जो आज भी घोड़ियां होती है, उनके सर के ऊपर ऐसे माना जाता है कि पान रुमा ऐसे आकृति बनी होती है, सफेद कलर की, ब्लैक कलर होता है, तो उसको आज भी केसर कालवी घोड़ी माना जाता है, ठीक है। ये मैं घोड़ी के एक एक्सपर्ट थे हमारे, उनके पास में रहते हुए उन्होंने बोला कि देखो ये वास्तव में केसर कालवी है, तो मुझे लगा कि ऐसा होता होगा, तो आप अगर इसमें कोई रत्ती बरसूक आए तो उसके लिए मजाक में टाल देना इसको, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं कि जो पाबूजी राठौड़ है इनके बहनोई कौन थे। तो बहनोई जो थे वो, उनके बारे में बताऊं, जिंदराज खीसी, ठीक है। और जो जिंदराज खीसी हैं ये कहां के थे? झायल के थे। कहां के थे? झायल एक ठिकाना है, और वो दोस्तों ठिकाना पड़ता है नागौर के अंदर। कहां पड़ता है? नागौर में। तो मैंने आपको बोला ना हम एक दो जगह पे और घूमेंगे, तो हम अब कहां गए हैं? झायल, नागौर। एक और ठिकाना आएगा देसू, जहां पे ये वीर गति को प्राप्त होते हैं, वो हालांकि जोधपुर में ही है, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं आपको एक स्टोरी सुना देता हूं कि भाई परी ने बोला कि मैं घोड़ी बन के आऊंगी। पाबूजी राठौड़ बड़े होते हैं, फूलब दे इनको एक्सेप्ट करके बड़ा करते हैं, और फिर बड़े होते होते बहुत सूरवीर बन जाते हैं। अपने गांव के अंदर उनकी ख्याति बढ़ती जाती है, हर कोई उनका सम्मान करता है। तो जिंदराव खीसी, जिंदराज खीसी कहो, जिंदराव खीसी कहो, एक ही बात है। तो जो ये खीसी है, इनकी शादी पाबूजी राठौड़ की बहन से हो जाती है। अब बहन से हो जाती है तो यहाँ दो कहानियां मिलती है दोस्तों। एक कहानी ये मिलती है कि राठौड़ों और खीसियों के बीच में पहले से तनावित माहौल था, लेकिन पाबूजी के जो भाई हैं उन्होंने कुछ संधि कर ली, और उस संधि के तहत बोला कि आपकी शादी मैं अपनी बहन से करवाऊंगा, उसके साथ साथ आपको सांदा डेमा जो पाबूजी के सेनापति है वो दे देंगे, और एक कोई खेत था वो दे देंगे, और केसर कालवी दे देंगे, और हमें यहाँ से जाने दो, वो कहीं पकड़ लेते हैं उनको, ऐसा करके। तो एक तो ये कहानी मिलती है। और जब वो फेरे में आते हैं तब पाबूजी राठौड़ से कहते हैं कि भाई तेरे भाई ने बोला था इसलिए आप मुझे केसर कालवी वगैरह दो, तो पाबूजी राठौड़ मना कर देते हैं और जिंदराव खीसी नाराज होके चले जाते हैं। दूसरी कहानी ये मिलती है दोस्तों कि जिंदराव खीसी जो है उनकी शादी नॉर्मल जैसे होती है वैसे ही होती है, लेकिन एक दिन वो
अपने ससुराल में भ्रमण कर रहे हैं। अब ससुराल में आदमी का वड़का होता है, मतलब ठाट बाट से घूमता है ऐसे, और वैसे भी वो ठाकुर तो थे ही उस टाइम। तो देखिए वो गांव में भ्रमण कर रहे हैं तो एक घर आता है जो देवलबाई का था। देवलबाई जो चमत्कारिक देवी थी, ठीक है, और इनकी जो जाति थी वो चारण जाति थी। चारण जाति से ये बिलोंग करती थी, और कहते हैं कि ये जो चाहती वो रूप ले सकती थी, ठीक है। तो देवलबाई के घर के सामने से गुजरे तो वहां पे एक घोड़ी बंधी हुई उनको दिखी। अब उस घोड़ी की खासियत ऐसा माना जाता है कि जैसे उनके देवलबाई के बहुत सारी गायें थी, तो अगर कोई गायों को चोरी करने आता, पशुधनता को चोरी करने आता, तो ये हिन हिनाने लग जाती थी। घोड़ी जो आवाज करती है उसको हिन हिनाना कहते हैं, तो ये अपने आप हिन हिना लेती थी, भले कहीं पे भी हो। तो ऐसी स्थिति में देवलबाई की ये घोड़ी लाडली थी। जिंदराव खिसी ने बोला कि ये घोड़ी मुझे दे दो। तो देवलबाई ने बोला, देखो जमाई साहब, हमारे गांव के जमाई हो, आपका ससम्मान, आप जो चाहे वो पकवान यहाँ खा सकते हैं, यहाँ विराज सकते हैं, चाहे तो आप एक राउंड ले सकते हैं केसर कालवी के ऊपर बैठ के, लेकिन ये घोड़ी तो न तो आपको आज मिलेगी न कल मिलेगी, भले कुछ भी हो जाए। अब जमाई साहब का आन बान, उनके साथ जो 2-3 लोग आए थे, मारवाड़ी में हमारे यहाँ बोलते हैं हकाइया, उन्होंने कि ये यार थारी तो अतरू की हिम्मत नहीं है, थारे तो कोई इज्जत भर नहीं है, तो मतलब कि तेरी तो यहाँ पे कोई भी रत्ती भर भी इज्जत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जिंदराव खिसी को क्रोध आ गया और उन्होंने पाबूजी राठौड़ को बुलाया। भाई साले साहब पधारिए, मनाइए, आपके यहाँ पे ये जो देवलबाई है ये नहीं दे रही। पाबूजी राठौड़ ने बोला कि भाई ये उसकी मर्जी है, हम तो देवलबाई को बहुत सम्मान से रखते हैं, हम भाई इनको कुछ नहीं कह सकते। तो इससे पाबूजी राठौड़ और जिंदराव खिसी में क्या हो गई, बहस हो गई। साले बहनोई, वैसे भी आज भी नियम है, साले और बहनोइयों में कमी बनता है। तो जो बहनोई जी हैं वापस कहाँ चले गए, अपने स्थान झायल नागौर के अंदर, और इंतजार करने लगे कि कभी न कभी तो बदला लूंगा मैं। अब बदले की घड़ी आ रही है। देखना, मैंने आपको बोला कि पाबूजी राठौड़ का ब्याह कहाँ हुआ था, सूरजमल सोढ़ा, पाकिस्तान के अंदर जो अमरकोट है, उनकी राजकुमारी, अब इकलौती राजकुमारी थी, उनसे हुआ नहीं था। अब नारियल गया और शादी के लिए बारात सजने लगी पाबूजी राठौड़ की। तो पाबूजी राठौड़ ने बोला कि भाई अपने को एकदम हीरो टाइप लगना है। अब हीरो टाइप लगना है तो देवलबाई के पास गए, भाई तेरी घोड़ी बहुत फेमस है, एक दिन के लिए मेरे को घोड़ी दे दे। दूसरी कहानी दोस्तों ये मिलती है कि ये घोड़ी देवलबाई जो है उससे पाबूजी राठौड़ पहले ही ले लेते हैं। लेकिन इस कहानी में हम ये पढ़ते हैं कि भाई घोड़ी एक दिन के लिए दे दे, तो देवलबाई के ठीक है ले लो, लेकिन अगर पीछे से हमला हो गया तो बोला कि मैं तेरे को वसन देता हूं, अगर तेरी गायों को कोई लेके जाता है तो उन गायों की सुरक्षा के लिए मैं अपना सारा काम तत्काल प्रभाव से छोड़ के रक्षा करूंगा, ठीक है। और ये घोड़ी लेके अपने रावले में आ गए। पाबूजी राठौड़ जो है अब अपने रावले में बैठे हैं और एक खत जो है जायल पहुंचाया जाता है। ये जायल गए, महाराजा ने उस खत को पढ़ा कि भाई बहनोई जी, पुराने भाई अपने जो भी है राग द्वेष उसको छोड़ दो और अब मेरी शादी है, आ जाओ, मैं भी अब पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है, तो कि अब आ जाओ। नहीं माने, दोबारा एक आदमी को मिला, अब भेज दिया। अब वो आदमी जो है कहते हैं कि उसकी हत्या करवा दी। बाबूजी को क्रोध आ गया, तीसरा आदमी के इस थोड़ा के मारवा वाला मिलना है। पहले गाँव में लोग भी बहुत कम हुआ करते थे, अगर एक एक करके ऐसे ही मार देंगे तो फिर थोड़ा ही चलेगा। तो ऐसी स्थिति में पाबूजी ने अपने जीजाजी को नहीं बुलाया और वो चले गए अमरकोट। अब पूरे सारे लोग अमरकोट जा चुके हैं, फेरे का टाइम चल रहा है। इसी मौके का फायदा उठाया और सब गांव में केवल औरतें ही थी। अब उस औरतों जो है कोलूमंड गांव के अंदर झायल से हमला होता है जिंदराव खिसी के द्वारा और सारी गायों को लेके वो वापस झायल की तरफ रवाना हो जाते हैं। देवलबाई को एक खत लिखते हैं, खत के मुंह से ही बोलते हैं, देख भाई मैं इन गायों को नुकसान नहीं दूंगा, मैं भी राजपूत हूँ, गाय मेरे यहाँ पर बंदी रहेगी, बाबूजी आए तो उसको बोल देना कि
केसर कालवी लेके आके हमारे जो झायल का छोटा है वहाँ पे बांध देना और अपनी गायों को लेके चले जाना। हाला बिनोरिया में कोई छोट मोट वेती नहीं है। अगर हाला तो साला साहब जो हैं वो बहनोई के आगे वैसे भी झुकते आए हैं, तो इसीलिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं और वैसे भी के चलेगा। तो ऐसी स्थिति में देवल बाई से वो सारी गायों को लेके जा रहे थे। कहते हैं कि इसमें देवल बाई के जो पति देव हैं उनके साथ लड़ाई या मारपीट होती है और उनका वध हो जाता है, वीर गति को प्राप्त करते हैं देवल बाई के पति देव वगैरह, ऐसा माना जाता है। तो अब मैंने आपको एक आगे चीज बताई थी कि जो केसर कालवी है वो भले कहीं पे भी हो, अगर चोरी होती है तो वो हिन हिनाने लग जाती है। अब वो हिन हिनाने लग गई। अब कई कहानियों में ये मिलता है कि देवल बाई अनेक रूप ले सकती थी, तो वो यहाँ से पक्षी होता है हमारे मारवाड़ में जिसका नाम है सुगन सीढ़ी। उस सुगन सीढ़ी का रूप लेके उड़ने लगी और वो आ गई अमरकोट, और अमरकोट में ऊपर छत पे बैठ के बोलने लगी। तो उससे केसर कालवी को पता लगा और वो हिन हिनाकर पैर आगे वाले पटकने लगी। और इसी बात से बाबूजी राठौड़ को पता लग गया कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो गई है। एक फेरा हुआ था, दूसरा फेरा हुआ था, तीसरा फेरा हुआ था, चौथा फेरा सवरी में भी आधा ही हुआ था, 3.5 फेरे हुए थे। और कहते हैं कि अपनी तलवार निकाल के उस गठजोड़ को तोड़ दिया जाता है और बाबूजी राठौड़ जैसे ही निकलने वाले होते हैं तो साले पैरों में पड़ जाते हैं। कहते हैं कि हमारे से क्या गलती हुई? तो बोला कि आप में से किसी से कोई गलती नहीं हुई, मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने वचन दिया था कि भले अगर तुम्हारे देवल बाई के ऊपर कोई हमला होता है तो ऐसी स्थिति में मैं उसी समय सारे काम छोड़ के पहले रक्षा करूँगा, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, भले ही मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊँ। अब ऐसी स्थिति में ये अदब्याई हो गई थी फूलन दे, सुप्यार दे, कौन? बाबूजी राठौड़ की पत्नी। तो उनको शादीशुदा घोषित करने के लिए कि उनको लोग ऐसा ना बोले कि इनकी शादी हुई नहीं, और इसी वजह से उस समय से सभी मारवाड़ के अंदर शादियों में केवल 4 फेरे ही होते हैं। मारवाड़ में जो 4 फेरे होते हैं जिसमें 3 फेरे औरत जो है वो आगे रहती है और लास्ट में पुरुष 1 फेरे में आगे होता है, वो तब से शुरू हुआ ताकि ये हो कि सभी 4 फेरे लेते हैं। उन्होंने भी 4 ही फेरे लिए, यानी कि वो भी शादीशुदा थी। तो इस महान जो बलिदान के लिए हम बाबूजी राठौड़ की पत्नी और बाबूजी राठौड़ को याद कर सकते हैं। अब देखिए, वहां से जैसे ही वो रवाना हुए तो बाबूजी की भाभी जी ने बोला भले ही आप कुछ भी करना, पर वो आपके बहनोई जी हैं, उनको जीवित छोड़ देना। तो कहते हैं कि हमला होता है, देसू नामक एक गांव आता है जहां पे वो घेर लेते हैं अपने सेनापतियों के समेत बाबूजी राठौड़, किनको? जिंदराव खीसी को। और उस देसू गांव का नाम है देचू और ये पड़ता है जोधपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, इस जोधपुर के अंदर देसू गांव में वो युद्ध में कहते हैं कि बहुत वीरता से लड़ते हैं और जिंदराव खीसी को हरा देते हैं। लेकिन कई जगह ऐसा भी मिलता है कि पीछे से हमला होता है जिंदराव खीसी के द्वारा, और कई जगह ऐसा मिलता है कि इस युद्ध में बाबूजी राठौड़ जैसे भी हो लेकिन वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो बाबूजी राठौड़ देसू के अंदर वीर गति को प्राप्त होते हैं। अब याद कीजिए, मैंने विक्रम संवत लिखाया था आपको 1, 2, 9, 6, 1296। ठीक है, इसमें मैंने बोला था 19-20 का फर्क होता है, तो इसमें से 20 कम कर दो, 1276। ये शक संवत है दोस्तों, ये विक्रम संवत नहीं है। सन 1276 का वो समय था, देसू जोधपुर के अंदर ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे थे महान वीर बाबूजी राठौड़। अब एक चीज और बाबूजी राठौड़ के बारे में कि बाबूजी राठौड़ की इतनी वीरता भरे भजन जो है वो तो हुए ही, उसमें एक चीज और आती है, मैं आगे बताऊंगा। एक होती है दोस्तों जीवनी, एक होती है आत्मकथा। दोनों में अंतर आप बता सकते हो मेरे को? आत्मकथा का मतलब है मैंने महान काम किए, अब मैं अपनी जिंदगी के बारे में एक किताब में लिख रहा हूं तो वो तो है आत्मकथा। लेकिन मैंने महान काम किए, अब मेरे से प्रभावित होकर मेरे बारे में गोपाल जी ने एक बुक लिखी रघुवीर सिंह की महिमा करके, तो वो होगी मेरी जीवनी।
मतलब अन्य व्यक्ति के द्वारा। तो ऐसे ही जीवनी लिखी गई थी, किसके द्वारा? किसके द्वारा? आसिया मेहा जी, आसिया मेहा जी के द्वारा जो जीवनी लिखी गई, किनकी? पाबूजी राठौड़ की। उसको नाम दिया उन्होंने पाबू प्रकाश। चलो हम पाबू जी पे प्रकाश डालते हैं। ऐसे हमारे पहले लघुत्रात्मक प्रश्न आते थे जब हम छोटे थे, तो अति लघुत्रात्मक के बाद लघुत्रात्मक और दीर्घुत्रात्मक प्रश्न आते थे। उसमें आता था निम्न में से इस पे प्रकाश डालिए। तो हमने यहाँ पे, उन्होंने भी प्रकाश डाला, आसिया मेहा जी ने पाबू प्रकाश जो जीवनी है उसमें जो मैंने अभी आपको स्टोरी बताई उसमें से 70% स्टोरी मैंने यहीं से ली है। 30% जो ये परी वाली कथाएं हैं वो लोक कथाएं हैं। और लोक कथाएं जो हैं वीर पुरुषों के बारे में जहाँ से गाई जाती है, तो उन लोक कथाओं को जो नाम दिया जाता है ना, वो पहाड़ों से आप याद कर सकते हैं। पहाड़े, जैसे कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ऐसे करते हैं, तो पहाड़े से आप याद कर सकते हैं पवाड़े। क्या? पवाड़े। वीर पुरुषों की महागाथाओं को पवाड़े कहा जाता है या फिर पवाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पवाड़ा कहा जाता है। और दोस्तों, बाबू जी की जो वीर गाथाएं हैं वो जिस वाद्य यंत्र से गाई जाती हैं, पवाड़े गाते समय, जो वीर गाथाएं गाते समय जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है, उस वाद्य यंत्र का नाम है माठ। क्या नाम है दोस्तों? माठ। और बाबू जी की पड़ या फिर फड़, वो पड़ को अब फड़ बोला जाता है दोस्तों। फड़ क्या होता है कि एक कपड़ा होता है, उस पे आकृति नुमा करके उसकी जीवनी बताई जाती है पूरी, और उसके सामने फिर भोपा जी जो हैं दोहे बोलते हैं। तो ये जो है पड़ या फड़, बाबू जी की जो फड़ है ये सबसे ज्यादा फेमस है। अब आपको ध्यान रखना है, रामदेव जी की फड़ जो है वो रावण हत्या के साथ बजाई जाती है, इनकी भी फड़ रावण हत्या के साथ में ही बजाई जाती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखो, रामदेव जी की फड़ जो है वो कामड़िया जाति के द्वारा बजाई जाती है, और फड़ बाबू जी की जो फड़ है ये किन के द्वारा गाई जाती है? थोरी या फिर नायक जनजाति के द्वारा। थोरी या फिर नायक जनजाति के द्वारा। थोरी या नायक, यहाँ पे आप रायका भी लिख सकते हो, एक और जाति है रायका। ठीक है, ये जो थोरी और नायका, ये जो थोरी और नायक जाति है ये भीलों की उप जाति है। इसलिए ध्यान रखना, भीलों या नायक जाति के जो आराध्य देव हैं वो पाबूजी राठौड़ है। ठीक है, ये भीलों के अंदर की ही एक जाति है। थोरी जाति के 7 लोग थे और वो गुजरात से भाग के आए थे। गुजरात का एक शासक था अन्ना बघेला। उस अन्ना बघेला ने इनको मारने के लिए सेना छोड़ रखी थी, तो बाबूजी की शरण में आ गए थे और बाबूजी ने इनको सुरक्षा देने का वचन दिया था। इस वजह से थोरी जाति के लोग बाबूजी को अपना आराध्य मानते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक रायका जाति, ये जो रायका जाति जो है ऊंटों को ज्यादा पालती है, तो जो ऊंटों को जो रायका ज्यादा पालते हैं ना, उनके आराध्य देव भी कौन हो जाते हैं? बाबूजी हो जाते हैं। तो जब रायका और थोरी नायक जाति के पड़ या फड़ गाते हैं तब वो रावण हत्या का यूज करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे सारंगी वाद्य यंत्र का भी यूज किया जाता है। किसका दोस्तों? सारंगी वाद्य यंत्र। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने बाबूजी राठौड़ के बारे में विशेष बातें बताई। बाबूजी के जो अवतार हैं, बाबूजी किसके अवतार हैं? तो दोस्तों बाबूजी जो है ये अवतार है दोस्तों लक्ष्मण जी के। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी अकेले आए हैं। लक्ष्मण जी के कोई ज्यादा बलड़ नहीं है, शेषनाग जी के ज्यादा बलड़ नहीं है। कृष्ण भगवान अकेले नहीं आते, लक्ष्मण जी अकेले आ जाते हैं। ठीक है, तो जो ये है बाबूजी अवतार माने जाते हैं शेषनाग के, यानी कि लक्ष्मण जी के। उसके अलावा दोस्तों बाबूजी का मंदिर कहाँ पे आया हुआ है? कोलूमंड गांव के अंदर आया हुआ है। चैत्र महीने की अमावस्या को यहाँ पे मेला भरता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब इनका जो ये मंदिर है, ये चलो मैं यहाँ मंदिर बना देता हूँ। हाँ, ये मंदिर बना दिया। तो यहाँ पे इनकी मूर्ति लगी हुई है, और जो वो मूर्ति लगी हुई है दोस्तों वो अश्वधारी है। क्या है? अश्व, मतलब केसर कालवी पे ये सवार है। ठीक है, माथे पे साफा पहना हुआ है। वो पाग जो है साफा, वो बाई और थोड़ा झुका हुआ है। ठीक है, बाई और झुकी हुई पाग है।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाई और झुकी हुई पाग, यहां पे लिख लेता हूं मैं। ठीक है, और हाथ में भाला है। हाथ में क्या है दोस्तों? भाला है। भाले वाले देवता दो ही हैं, एक तो तेजा जी और एक कौन है अपने पाबू जी। तो पाबू जी राठौड़ की जय।